दोस्तों, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह कितनी ही सावधानी बरत ले अपराध को करने में, लेकिन वो बच नहीं सकता। आज की इस स्टोरी के अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने शातिर तरीके से आफताब नाम के व्यक्ति ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाया। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। वर्ष 2018 के अंदर ये कहानी शुरू होती है। वर्ष 2018 में एक लड़की श्रद्धा, जो कि पालघर महाराष्ट्र की रहने वाली है, जॉब करने के लिए मुंबई मलाड जाती है और वहां जाकर एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू करती है। तो पहली बार यहां पर आफताब पूनावाला से श्रद्धा की मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वर्ष 2019 के अंदर जो श्रद्धा है वो अपने घर जाती है और घर पर जाकर अपनी माँ को अपने अफेयर के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि वो उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है। जब माँ को ये बात पता चलती है कि वो लड़का मुस्लिम है, तो उसकी माँ उसको समझाती है और उसको इनकार करती है उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। बदनामी होगी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन लड़की लड़का दोनों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, माँ बाप की कहाँ परवाह करेंगे। तो लड़की इनकार करती है अपनी माँ से और कहती है कि मैं उसी की शादी करूँगी, और ये बात बोलकर वो लौट जाती है। जब वो मुंबई आती है तो ये दोनों मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस ने भी ऐसे तथ्य उजागर किए हैं अपने इंटरव्यू में कि ये दोनों लिव इन में रहा करते थे। तो मुंबई में ये लिव इन में रह रहे थे। इसी दौरान वर्ष 2020 में जो इसकी माता है सीमा, उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा की माता के जब निधन होता है तो श्रद्धा जाती है वहाँ पर। उसके पिताजी भी श्रद्धा को ये बात समझाते हैं कि जो लड़का है वो दूसरी कास्ट का है, उसके साथ तू ना रहे, उसको छोड़ दे। समझाते हैं लेकिन वो समझती नहीं है इस बात को और वो वापस से मुंबई आ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पिता है उनका इन्वॉल्वमेंट इतना था, क्योंकि जो लड़की है श्रद्धा वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माँ और पिता दोनों अलग अलग रहा करते थे, दोनों के बीच में विवाद था, जिस कारण से पिता से ज़्यादा संपर्क भी नहीं करती थी श्रद्धा। वापस लौट करके आ गई, माँ का देहांत हो गया। इस बीच समय गुजरता गया। जब सभी रिश्तेदारों को ये बात पता चल गई, लोगों में, समाज में ये बात आ गई कि श्रद्धा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो इसके पिता ने उसको फ़ोन करके समझाया कि समाज में हमारी इस तरीके से बदनामी हो रही है। लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता की बात को नहीं सुना और श्रद्धा और आफताब ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम मुंबई को छोड़ देंगे। और इन दोनों ने ऐसा ही किया। मुंबई को छोड़कर ये दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में 8 मई को इन्होंने एंटर किया। सबसे पहले पहाड़गंज क्षेत्र में एक होटल में 1 दिन के लिए स्टे किया। उसके बाद साउथ साइड जाकर के 1 दिन के लिए स्टे किया। और जो छतरपुर इलाका है, यहाँ पर इनका एक कॉमन मित्र रहा करता था, उसके घर पर जाते हैं, 2 दिन के लिए स्टे करते हैं और छतरपुर क्षेत्र में ही एक किराए का रूम लेकर के, फ्लैट लेकर के दोनों वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, जो श्रद्धा है उसके परिवार वालों से श्रद्धा का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि जब माँ की मृत्यु हो गई श्रद्धा की, जिसका उसका अटैचमेंट था माँ से ज़्यादा, तो उसके बाद पिता तो वैसे ही अलग रहते थे उससे, तो इसलिए पिता से उसका कोई अटैचमेंट भी नहीं था, तो संपर्क करना उसने बंद ही कर दिया था। और ना ही उधर से कोई श्रद्धा को कॉल किया जाता था, क्योंकि वो नाराज़ थे श्रद्धा से, जो कि वो एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही थी इस बात से। इसलिए दोस्तों, समय गुजर रहा था, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। 18 मई का दिन आता है, जिस दिन आफताब पूनावाला और श्रद्धा के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, झगड़ा होता है। और ये 28 मई को ही नहीं होता, इससे पहले भी ये झगड़ा हो रहा था इनके बीच। आए दिन ये लोग झगड़ते रहते थे। इस बात के लिए वहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को अपना बयान दिया है और पुलिस को भी ये बात बताई है।
तो 18 मई को जब इनके बीच झगड़ा हुआ ज़बरदस्त, तो जो आफ्ताब पूनावाला है उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। ये कन्फेशन आफ्ताब ने पुलिस को दिया। पुलिस बताती है इस बात को कि आफ्ताब ने उसका गला दबा दिया, उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया, जिस कारण से वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं पर रख पाया और लगातार उसने उसका ज़ोर से प्रेशर से गला दबाया, जिससे उसकी सांस रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। यानी आफ्ताब ने उसको मार दिया। दोस्तों, 18 मई के बाद समय गुजर रहा है। अब इस सिचुएशन पर हम आएंगे बाद में। श्रद्धा का दोस्त नवंबर महीने में जो चल रहा है हमारा, इस महीने में संपर्क करता है भाई से, श्रद्धा के भाई को कॉल करके कि श्रद्धा का नंबर बंद आ रहा है, पिछले 2-3 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, सोशल मीडिया पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास कोई नंबर है तो मुझे दो। तो भाई बताता है कि उसके पास भी कोई जानकारी श्रद्धा के बारे में नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और उसने भी या उसके पिता ने भी उससे कोई बात नहीं की है। जाहिर सी बात है वो नाराज़ थे श्रद्धा के उस एक्ट से जो उसने किया था। तो फिर तुरंत वो फ़ोन काटने के बाद श्रद्धा का भाई अपने पिता को फ़ोन करके ये बात बताता है कि उसके दोस्त का फ़ोन आया था, वो इस तरीके से बता रहा था। तो तुरंत उसके पिताजी अपने लोकल थाने क्षेत्र पर जाकर के शिकायत करते हैं कि उसकी लड़की जो कि किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी, वो अचानक से गायब हो गई है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट एक दर्ज की जाती है लोकल थाने के अंदर। इसके बाद जो वो जगह बताते हैं, प्लेस बताते हैं, उसके अनुसार पुलिस उनको बोलती है कि ये जो मामला है ये दिल्ली का है, अगर आपकी लड़की दिल्ली में रह रही है तो हम इस रिपोर्ट को दिल्ली में मेहरौली थाने को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि छतरपुर क्षेत्र में जहाँ वो रह रही थी उसका जो लोकल थाना लगता है वो मेहरौली थाना है। तो इस रिपोर्ट को ट्रांसफ़र करने के बाद पुलिस जाती है, मुंबई पुलिस वहाँ पर मेहरौली थाने पर, और पिताजी भी जाते हैं इसके। वहाँ जा कर के जो मेहरौली थाना वाले हैं उनको सूचना देते हैं कि इस तरीके से एक लड़का आफ्ताब पूनावाला जो कि आपके क्षेत्र में आकर के रह रहे हैं। आफ्ताब पूनावाले के नंबर पुलिस को दिए जाते हैं, जिनको पुलिस ट्रेस करने के लिए सर्विलांस पर डाल देती है। नंबर एक्टिव था, लोकेशन बता रहा था छतरपुर इलाके की, और इन दोनों की डिटेल्स के साथ स्केचेस भी तैयार किए गए। लोकल पुलिस को उस क्षेत्र में भेजा गया जिस क्षेत्र में लोकेशन दिखा रही थी आफ्ताब पूनावाले की। वहाँ जाकर जब लोगों को दिखाया गया तो पता चला कि फला फ्लैट के अंदर ये दोनों रहते हैं। पुलिस उसके फ्लैट पर पहुँचती है। आफ्ताब पूनावाला अपने फ्लैट पर पुलिस को मिलता है। पुलिस उसको उठाकर गाड़ी में डालकर सीधा पूछताछ के लिए थाने ले आती है। यहाँ पर आने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था, कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा उसको छोड़ करके चली गई थी। उसके बाद से श्रद्धा से उसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ, वो उसके टच में ही नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। पुलिस सख्ती से उसके साथ पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में मैंने उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो पुलिस पूछती है कि इसकी जब तुमने मौत कर दी तो उसकी बॉडी कहाँ है। तो वो बताता है कि उस बॉडी के मैंने टुकड़े टुकड़े करके मेहरौली के जंगली क्षेत्र के अंदर फेंक दिया है। पूरी इन्फॉर्मेशन मांगती है पुलिस उसको। तो घटना के बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ उस दिन मैंने उसको, जब उसको मार दिया उसके अगले दिन मैंने एक फ्रिज ख़रीदा, कोई तिलक दुकान वाले से, तिलक नाम का जिक्र हुआ है यहाँ पर, और एक अन्य दुकान से उसने आरी ख़रीदी काटने के लिए। उसके बाद उसने एक बैग ख़रीदा, कुछ पॉलीथीन ख़रीदी। इन चीज़ों को ख़रीद करके वो घर गया। इसके बाद उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिए। वो आगे बताता है पुलिस को अपने कन्फेशन में, इस कन्फेशन पे भी हम आएंगे, कि उसके बाद टुकड़े करके हर
रोज़ रात के समय 2 बजे के बाद कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, इस टाइम ड्यूरेशन में जब सब लोग सोते होते हैं, उस समय वो उसके पीसेस को जंगली क्षेत्र में जाकर फेंक के आया करता था। वो एक पिट्ठू बैग था, उसके माध्यम से इस काम को कर रहा था। उसमें भर के ले जाता और फेंक करके आ जाता। इस काम को उसने लगातार 18 दिनों तक किया सेम रूटीन के तहत, और बॉडी के पीसेस फेंक फेंक कर आ गया। इसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तारी बना करके उन क्षेत्र पे लेकर के जाती है जिन क्षेत्र पर वो उसके पीसेस फेंक करके आया था। सब जगह पुलिस तलाश करती है तो पुलिस को कुछ पीसेस मिलते हैं, उसकी बॉडी के हड्डियां मिलती हैं। अब दोस्तों ये घटना थी 18 मई और चल रहा है नवंबर, तो कितना समय गुजर चुका है। जाहिर सी बात है हड्डियां ही मिल सकती हैं, तो पुलिस हड्डियों को रिकवर करती है। इसके बाद इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और पुलिस उसका रिमांड मांगती है और जानकारी के लिए, इस मामले के अंदर रिकवरी के लिए और पीसेस रिकवर करने के लिए, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको करनी है पुलिस को, उसके लिए। तो पुलिस को उसका पुलिस रिमांड मिल जाता है 5 दिन का। अभी पुलिस रिमांड पे वो चल रहे हैं। आफ्ताब पुलिस रिमांड पर है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने सीज कर लिया है फ्रिज को, जो आरी लेके गए थे उसको, जो उसके पीसेस मिले उन सभी पीसेस को सीज कर लिया है। तो दोस्तों इस व्यक्ति ने, जब इससे पुलिस ने पूछा कि तुमने ये जो मार दिया था तो टुकड़े आपने क्यों किए, कोई कारण तो होगा टुकड़े करने का, तो उसने बताया कि जब मैंने इसको मार दिया तो मुझे डर था कि मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो मैं सबूतों को नष्ट करना चाहता था। इसके लिए मैंने आइडिया लिया। आइडिया के लिए मैंने सर्च किया गूगल पर बॉडी डिस्पोज करने के तरीके। मैंने मूवी देखी हॉलीवुड की, डेक्स्टर मूवी देखना बताता है वो पुलिस को। उसमें जो तरीके थे उन तरीकों को मैंने इस बॉडी को डिस्पोज करने में अप्लाई किया। पुलिस ने हिस्ट्री चेक की गूगल में, उस तरीके की डिटेल्स पुलिस को मिली, पुलिस ने रिकवर की और कारण ये बताया उसने कि बॉडी के टुकड़े इसलिए किए क्योंकि वो क्लूज को ख़त्म करना चाहता था, ये सबूतों को नष्ट करना चाहता था कि ऐसी कोई बॉडी इस घर में थी। इसके बाद उसने उस पूरे घर को एसिड से धोया, जिससे कि किसी तरीके की अगर कोई फॉरेंसिक जांच होती है तो उस फॉरेंसिक जांच में भी कोई तथ्य पुलिस या कोई सबूत ऐसा कलेक्ट ना कर पाए। तो दोस्तों कितने शातिर तरीके से उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो हमें यह शिक्षा मिल रही है इस घटना से कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, बच नहीं सकता। कितना ही दिमाग लगा ले, पकड़ा जाएगा। तो ऐसी गलती करने से पहले सोचना चाहिए हमें 100 बार। और दोस्तों आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस अपराधी के साथ जो होने वाला है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो अपराध बनता है, इसने जो एक्ट किया उसके अकॉर्डिंग 302 आईपीसी यानी हत्या का अपराध के लिए दंड, जिसमें ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है यानी फांसी की सज़ा, या फिर आजीवन कारावास से सज़ा से दंडित कर सकता है कोर्ट। इससे कम सज़ा नहीं होगी। 302 में कन्विक्ट करता है कोर्ट। तो दूसरा, इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, नष्ट किया, मिटाने की कोशिश की, तो 201 आईपीसी में ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जिस तरीके का ये घटना है, मुझे पूरा इस पे बिलीव होता है कि 100% कोर्ट, मतलब मेरा मानना ये है कि कोर्ट सज़ा देगा इस केस के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट सज़ा फांसी की देता है या आजीवन कारावास की। तो दोस्तों ऐसी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।